नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी के किताब के इतिहास सेक्शन के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा एवं अन्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आइए अब हम लोग समय गंवाए बिना डायरेक्ट पहले प्रश्न की ओर आते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली और ऑप्शन नंबर डी बिहारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यंग इंडिया। यंग इंडिया और हरिजन ये दो समाचार पत्रिका था जिनका संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यंग इंडिया जो समाचार पत्र था ये 1919 से लेकर 1931 तक संचालित प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका था जो अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होता था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन एनी बेसेंट द्वारा की जाती थी। बंगाली पत्रिका का संपादन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका और ऑप्शन नंबर डी है हिंदुस्तान रिव्यू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, चूँकि 1878 इसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था और इसी से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा को बदल करके अंग्रेजी कर दी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी निकितन, ऑप्शन सी इत्सिंग और ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था और इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस के तैयार किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हदीस और ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बाइबिल। गुटेनबर्ग ने जब अपना प्रिंटिंग प्रेस तैयार किया तो उन्होंने बाइबिल को छापना सबसे शुभ काम माना, क्योंकि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो है वो बाइबिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लियो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिशन, स्मिथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने का श्रेय कैक्सटन को जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था मुद्रण, ध्यान रखेंगे, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर और इसमें दो ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर ग है मोहम्मद पैगंबर और ऑप्शन नंबर घ है ईसा मसीह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मार्टिन लूथर का कहना है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका में गोरों कालों के बीच भेदभाव को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई?
ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो विश्व में मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की सामग्रियों के लिए का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन नंबर डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चीन। चूँकि चीन में ही मुद्रण क्रांति का शुरुआत हुआ था, छपाई की मशीनें तैयार हुई थी, इस कारण चीन से ही प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए मुद्रित पुस्तकें तैयार की जाती थी। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तर पथ और ऑप्शन नंबर डी दक्षिणा पथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रेशम मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। चीन में भी बहुत अधिक रेशम का उत्पादन होता था, इस कारण चीन रेशम का निर्यात करता था। तो जिस रास्ते से होकर यूरोपीय व्यापारी चीन आते और जाते थे, वह मार्ग इतना प्रसिद्ध था कि उस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर ए दिलमून, ऑप्शन नंबर सी मैनचेस्टर और ऑप्शन नंबर डी बहरीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बहरीन। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर बहरीन नहीं होगा, जबकि अलेक्जेंड्रिया होगा। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा? तो अलेक्जेंड्रिया नामक शहर पहला विश्व बाजार के रूप में उभरा था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति और भौगोलिक क्रांति। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आरंभ हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास पूंजी, शांत वातावरण, कुशल कारीगर, सस्ता मजदूर, यातायात के पर्याप्त साधन, तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए पर्याप्त बाजार और साथ ही साथ इसके लिए कच्चे माल के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध थी। इस कारण यह सबसे पहले इंग्लैंड में ही आरंभ हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी क्षेत्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर अर्थात एक बंधुआ मजदूर जिसे औपनिवेशिक देश अपने पास लेकर जाता था और वहाँ बेमनचाहा उन लोगों से कार्य कराता था और उसके पारिश्रमिक रूप में भी बहुत कम ही उनके परिवारजनों को दी जाती थी और जबरन उनसे वहाँ पर अत्यधिक कठिन वाला कार्य को करते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी और डी 20वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 19वीं शताब्दी में विश्व बाजार आधुनिक काल के रूप में उभर कर आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929 और 1927। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आरंभ हुआ था। इस आर्थिक मंदी से विश्व के लगभग सभी देश प्रभावित था, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका था। अमेरिका के 4000 से अधिक बैंक बंद हो गए थे। साथ ही साथ गेहूं की कीमतें इतनी कम हो गई थी कि किसान उसे बेचने के बजाय जलाना ही बेहतर समझा था। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उत्पन्न हुआ? ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन और ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात फांसीवादी नाजीवादी शासन यूरोप में एक नई परंपरा को जन्म दिए थे।
ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1948, 1944 और 1952। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड सम्मेलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990, 1970, ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ दिख नहीं रहा है 1960 और ऑप्शन नंबर डी है 1980। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सार्क, ऑप्शन नंबर बी नाटो, ऑप्शन नंबर ग है ओपेक और ऑप्शन नंबर घ है यूरोपीय संघ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, अर्थात यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। साथ ही साथ जानकारी के लिए बता दें 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुआ था। नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत 30 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नेपाल में स्थित है। ओपेक या खाड़ी देशों का एक संगठन है, तेल उत्पादक देशों का। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति। सामंती व्यवस्था से हटकर शोषणकारी प्रवृत्ति और की व्यवस्था शहरीकरण में अधिकतर देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शोषणकारी प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिकता का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीमित क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी अथवा सभी। इनमें से कोई नहीं अथवा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रभाव क्षेत्र। शहर जो है आधुनिक व्यक्तियों का क्या है? एक प्रभाव क्षेत्र है। यानी शहर में जब लोग जाते हैं तो शहर के जो चाल चलन होते हैं, वहाँ की जो सुख सुविधाएं होती हैं, इन सभी से लोग प्रभावित होते हैं, अर्थात वो एक तरह का प्रभाव क्षेत्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति, बी ज्ञान, सी शांति और डी ऑप्शन नंबर डी है बहुमूल्य धातु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीणकरण, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन नंबर सी कस्बों और ऑप्शन नंबर डी बंदरगाहों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शहरीकरण। आधुनिक काल ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया ज्यों ज्यों बढ़ती गई, इसके कारण शहरों की संख्या में बढ़ती होगी और शहरों की संख्याएं भी बढ़ती गई, उसमें लोगों की जनसंख्या काफ़ी अधिक बढ़ने लगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर और ऑप्शन नंबर डी महानगर। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में पाई जाती है। ठीक है, भारत के 4 महानगर मुख्य रूप से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लंदन में ध्यान रखेंगे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये अनिवार्य लिखा हुआ है और ये लंदन लिखा हुआ है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1950, 1885, 1860, 1870। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1870 ईस्वी लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। और भारत
में 86वें संविधान संशोधन के आधार पर 2002 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की दर्जा दिया गया था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन नंबर ए उद्योगपति, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति, ऑप्शन नंबर सी श्रमिक वर्ग और ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मध्यम वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग था वह उसके रूप में उभर कर आया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी कृषक वर्ग और ऑप्शन नंबर डी सभी वर्गों की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों से अधिक काम और उसके बदले में पारिश्रमिक कम देते थे, इसलिए वर्ष आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में मजदूर अधिनियम आया था, जिसमें काम के घंटे और उसके पारिश्रमिक भी तय किए गए थे। साथ ही साथ मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और 1 मई को और मजदूर संघ का जो मुख्यालय है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO या स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर जेनेवा में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1769, ऑप्शन नंबर बी है 1770, ऑप्शन नंबर सी है 1773 और ऑप्शन नंबर डी है 1775। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर बी जॉन के, ऑप्शन नंबर सी क्रॉम्पटन और ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री डेवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1851, ऑप्शन नंबर बी 1885 और ऑप्शन नंबर सी 1907 और ऑप्शन नंबर डी है 1914। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसमें वो प्रश्न ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र के मिल की स्थापना की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता, दिल्ली, बम्बई और पटना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कोलकाता में जूट का उत्पादन हुआ था। जूट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, द्वितीय स्थान पर बिहार का आता है। साथ ही साथ विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश द्वारा होता है और इसका जूट का अनुसंधान संस्थान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1915, 1923। तो ध्यान रखेंगे 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना किया गया था। ये कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। 1854 ईस्वी में मुंबई में क्या हुआ था? तो मुंबई में सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए गए थे। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1923 में स्वराज पार्टी के गठन हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर 1907। भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुआ था? 1910, 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1955 और ऑप्शन नंबर डी है 1962। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1910। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग अर्थात 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार अर्थात स्त्री और पुरुष के मताधिकार दे दिया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1848, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1885 और ऑप्शन नंबर डी 1920। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना 1 अक्टूबर 1920 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1838, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1881 और ऑप्शन नंबर डी 1911। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग अर्थात 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? ऑप्शन नंबर ए गुरदयाल सिंह 1916, ऑप्शन नंबर बी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद 1920, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल 1913 और सोहन सिंह भाकना 1918। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लाला हरदयाल 1913 इसमें सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क अर्थात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग जो अमृतसर में स्थित है पंजाब, वहीं पर हत्याकांड हुआ था और इसमें जो हत्यारा थे वो जनरल डायर थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था और इसकी सूचना एक भारतीय हंसराज ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी 1920 और ऑप्शन नंबर डी 1922। तो ध्यान रखेंगे लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था और इसी समझौते में हिंदू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था और इसी में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी पहुंचे थे जहां गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित की गई थी चौरी चौरा हत्याकांड को लेकर और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1920 फैजपुर और ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सितंबर 1920 कोलकाता में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव को पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की, ऑप्शन नंबर बी 1920 अरब, ऑप्शन नंबर बी 1920 फ्रांस और ऑप्शन नंबर 20 जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1920 तुर्की देश के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ब्रिटेन के खिलाफ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी 1930 डांडी और ऑप्शन नंबर डी है 1930 एल्वा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1930 के डांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 6 अप्रैल को गांधी जी ने डांडी पहुंचे थे। अपनी यात्रा का शुरुआत 12 मार्च 1930 से किए थे। 12 मार्च 1930 में यात्रा शुरुआत किए थे और लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद 250 किलोमीटर की दूरी अपने 78 अनुयायियों के साथ पूरा करते हुए 6 अप्रैल को डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ग अर्थात 1930। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर,
1931 कराची, 1933 कोलकाता और 1937 बेलगांव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क अर्थात बारदौली किसान आंदोलन के बाद वहाँ के महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918 और 1919। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1916। रंपा विद्रोह वर्ष 1916। हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन में जो देश आते हैं वह देश होते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। समय को बचत के लिए चार डायरेक्ट उसके आंसर को मैं बता देता हूं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है और इसकी स्थापना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी डच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग अर्थात पुर्तगालियों के द्वारा हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कॉलोन, जनरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स अर्थात कॉलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये नरोत्तम लिखा हुआ है, नरोत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड और ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कंबोडिया। ध्यान रखेंगे कंबोडिया इसका राइट आंसर होगा, यानी नरोत्तम सिन्हानु कंबोडिया के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? हो ची मिन, फान बाई चाओ, क्वांग और त्रियू। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वांग के द्वारा लिखा गया था द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम। सॉरी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम फान बाई चाओ द्वारा लिखा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता और धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो हनोई समझौता हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब अर्थात निक्सन। उस समय निक्सन ने हिंद चीन वासियों के साथ बहुत से बर्बरता का कार्य भी किए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक और ऑप्शन नंबर द है क्रांतिकारी समर्थक, क्रांतिकारी धार्मिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द अर्थात क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 62, 63 और 64। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है जार। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर घ, रूस का सम्राट होता है। रूस के जार का अर्थ रूस का सम्राट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन और क्यूबा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कार्ल, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, ब्लोडोवस्की और एंजल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसके संयोजक लेनिन थे। इस आंदोलन का जो नारा था दिए भूमि, शांति और रोटी था। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और केरेंस्की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात ट्रॉट्स्की। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, अर्थात रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्टो लिटोवस्क की संधि हुई थी। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात यूरोप के अंतर्गत आता है। इटली की राजधानी कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लियर वंश, बुर्बो वंश और जारशाही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक होटारिया, डायट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कार्बोनरी, यानी मेजनी कार्बोनरी संगठन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया खड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत
का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? जालबेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरियों की? तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बिस्मार्क के द्वारा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया गया था। भारत में रक्त और लौह की नीति को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अपनाया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ अर्थात 1871 इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख अर्थात यूनान। यूनान का जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान था यूरोप वासियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत था। 1829 में एड्रियानोपल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तुर्की, जर्मनी, हंगरी और पोलैंड? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क अर्थात तुर्की के बीच एड्रियानोपल की संधि हुई थी। अगर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे और पहली बार अगर इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।